हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक न्यूज़ के साथ साथ पूरा एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि आपने काफ़ी टाइम से सुना ही होगा कि इजराइल और फ़िलिस्तीनी, इजराइल या पैलेस्टीन कह लो या फ़िलिस्तीनी, और बीच में जो गाज़ा है, इनके बीच जो इस क्षेत्रों में युद्ध चल रहा है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा मानवीय संकट पैदा हुआ है, जिससे रिलेटेड जो कि आज तक वो संभल नहीं पाई हैं वो कंट्रीज, और उनको इतना बड़ा लॉस हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले तो जो मानवीय जो भी संकट है, मतलब जो भी उसमें लोगों की परिस्थितियां हैं वो अभी इतनी दयनीय बन चुकी हैं कि अगर न्यूज़ हम देखते हैं तो हमारे मतलब मन में ऐसे होता है कि इतने बड़े लेवल पर जो लोग वहाँ पर लोगों की हानि हुई है, मतलब जो लोग मर चुके हैं इतने बड़े युद्ध में, उसके बाद वहाँ पर और सी बहुत सारी परिस्थितियाँ आ रही हैं, ऐसे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी उन देशों में चल रही हैं। हालांकि ये युद्ध पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आई हैं हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखिए न्यूज़ क्या है, इजराइल अटैक्स टेंट कैंप्स इन गाज़ा अगेन, मतलब अभी भी उन पर ऐसे अटैक होते जा रहे हैं। अभी पूरी तरह से वो युद्ध ख़त्म नहीं हुआ। ये एक सिविल वॉर थी जो कि अभी ख़त्म होने की कगार पर है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये युद्ध में शांति नहीं बनी है। गाज़ा एजेस क्लोजर टू फैमिन एज इजराइल्स टोटल ब्लॉकेज नियर्स इट्स थर्ड मंथ, मतलब कि अब देखिए ये घोषणा हो चुकी है कि युद्ध खत्म हो गया है या कर दिया जाएगा। इसके 3 महीने बाद भी ऐसे ही न्यूज़ सामने आ रही है कि वहाँ पर भूखमरी फैली हुई है, वहाँ पर बच्चे, महिलाएं और जो भी व्यक्ति हैं वो खाना खाने के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ जो शरणार्थियों के टेंट है वहाँ पर अभी भी अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीनी लोगों के बीच संघर्ष दुनिया के सबसे लंबे समय से चल रहे हैं और सबसे हिंसक विवादों में से एक है। मतलब सबसे जो वायलेंस जो हुई है ना सबसे ज़्यादा वो इस क्षेत्र में हुई है, सबसे हिंसक विवाद है यहाँ पर। इसकी शुरुआत 1 सदी से भी ज़्यादा पुरानी है, मतलब इसकी जो शुरुआत अगर हम माने ना इन युद्धों की शुरुआत, तो वो 1 सदी से भी पुरानी है, मतलब 100 साल से भी पुराना हम इनको मान सकते हैं। अब देखिए ये शुरू कहाँ से होते हैं, इजराइल और फ़िलिस्तीनी युद्ध। यहाँ पर सबसे पहले मैप पर लोकेशन देखिए इजराइल की, ये देखिए ये जो येलो क्षेत्र है, ये देखिए यहाँ पर ये जो येलो क्षेत्र है ये पूरा इजराइल का एरिया है, और इसमें ये एक जो स्काई ब्लू है वेस्ट बैंक का, और यहाँ पर एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, अब दोबारा यहाँ पर देखिए ये है गाज़ा स्ट्रिप। तो इन क्षेत्रों में इन 3 जगहों पर लगातार युद्ध हो रहे हैं। इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध कई युद्ध हुए हैं। इजराइल कब्जे के खिलाफ विद्रोह जिसे इंतिफादा कहा जाता है, और इजराइल द्वारा प्रतिशोध और दमन भी हुए हैं। भूमि सीमाओं और अधिकारों सहित अन्य मुद्दों पर ऐतिहासिक विवाद के परिणाम अभी भी महसूस किए जा रहे हैं, और इसमें गाज़ा में इजराइल और हमास के बीच नवीनतम युद्ध शामिल है। मतलब सबसे पहले अगर हम युद्ध की बात करें तो इजराइल और जो अरब लोग थे, अरबों के बीच हुए थे ये विद्रोह, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ये गाज़ा में जो हमास जो अभी वहाँ पर संगठन है उसमें ये युद्ध शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देखिए जूम करके आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा क्षेत्र है इजराइल का, और इसको वेस्ट बैंक एरिया कहते हैं, और ये इजराइल की जो गाज़ा स्ट्रिप है। अभी फ़िलहाल इजराइल और गाज़ा में जो आपसी युद्ध चल रहा है उसकी न्यूज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो इजराइल और जो अरब थे उनके बीच ये संघर्ष शुरू हुआ था। सबसे पहले हम इतिहास में थोड़ा जाएंगे, पीछे जाकर देखेंगे कि ये सभी शुरुआत कैसे होती है इन युद्धों की। सबसे पहले प्राचीन और धार्मिक जड़ें थी। यहूदी दृष्टिकोण जो था इजराइल को लेकर वो क्या था, यहूदी इस क्षेत्र को अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक मातृभूमि मानते हैं, जो कि बाइबल में वर्णित है प्रॉमिस्ड लैंड, यानी कि ईश्वर द्वारा अब्राहम को वादा किया गया है। यरूशलेम में टेम्पल माउंट जहाँ प्राचीन यहूदी मंदिर थे उनके लिए पवित्र है। तो अब देखिए ये यहूदियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच जो लड़ाई होती है सबसे पहले वहाँ से शुरू होती है। यहूदी जो इजराइल वाले क्षेत्र को बहुत ऐतिहासिक, अपने लिए धार्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण मानते हैं कि वो उनके जो इतिहास और धर्म से जुड़ी हुई जगह है, इसलिए वो ये भी कहते हैं कि बाइबल में इसका वर्णन किया गया जैसे कि प्रॉमिस्ड लैंड कहा गया, और ये यहूदियों के लिए जगह है। आगे फ़िलिस्तीनी क्या कहते हैं, फ़िलिस्तीनी जो कि मुख्य रूप से अरब, मुस्लिम और ईसाई हैं। अब देखिए फ़िलिस्तीनियों की अगर हम बात करें तो इसमें मुस्लिम की बात होगी कि ये मुस्लिम और ईसाई जो भी लोग हैं इसमें, और अगर हम यहूदियों की यानी कि
इजराइल की बात करेंगे तो वहाँ पर यहूदियों की बात होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन थोड़ी धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, जो फिलिस्तीनी है, जो कि अरब मुस्लिम और ईसाई हैं, इस क्षेत्र को अपनी मातृभूमि मानते हैं जहां पर उनके पूर्वज सदियों से रहते आए हैं। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल है। दोनों समुदायों का इस भूमि पर गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक लगाव है, जिसने क्षेत्रीय दावों को जटिल बनाया है। मतलब कि ये जो लड़ाई है ना, वो जगह को लेकर लड़ाई हुई थी सबसे पहले अरब मुस्लिम और यहूदियों के बीच। ऑटोमन शासन जब जो होता है 1517 से 1970 तक, क्या होता है कि इस क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, जहां पर अरब मुस्लिम ईसाई छोटी संख्या में यहूदी शांतिपूर्वक रहते थे। अगर हम 1517 की बात करें तो तब यहाँ पर शांति थी और सभी धर्मों के लोग आपस में बिल्कुल अच्छे मतलब शांति के साथ रहते थे। 19वीं सदी के अंत में जब यूरोप में यहूदियों पर बढ़ते उत्पीड़न के कारण जायनिज्म यहूदी राष्ट्रवाद का उदय होता है। थियोडोर हर्जल जैसे नेताओं ने यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर की वकालत की थी और फिलिस्तीन को इसके लिए उपयुक्त माना था। यहूदी जो थे ना जो एक आपने सुना होगा, जो जब जर्मनी में हिटलर का जो शासन चल रहा था तो उस समय यहूदियों को बहुत अपमानित किया गया था और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। और फिर उनका इतना उत्पीड़न होता था वहाँ पर कि उनको लगता था कि हमें अपने लिए एक अलग देश बनाना चाहिए, यहाँ पर हमारे रहने के लिए जगह नहीं है। तो फिर जर्मनी से निकल कर वो इस जगह पर आते। इस जगह पर क्यों आते? क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी थी, खुली थी और उनके कुछ धार्मिक पर्सपेक्टिव मतलब एस्पेक्ट्स थे इस जगह के साथ जुड़े हुए थे। और जो थियोडोर हर्जल है वो भी ऐसी वकालत मतलब वो भी कहते हैं कि यहूदियों के लिए एक राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। फिर आता है ब्रिटिश शासन और बाल्फोर घोषणा होती है 1917 में। क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है और यानी कि अरबों का जो पतन होना शुरू हो जाता है अरब मुस्लिमों का, और ब्रिटेन ने 1917 में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बाल्फोर युद्ध होता है। फिर ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय घर की स्थापना का जो समर्थन किया था। यह घोषणा यहूदियों के लिए तो अच्छी थी, लेकिन वहाँ पर जो अरबी मुसलमान रहते थे उन्हें यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई और 1920-30 के दशक में यहूदी प्रवास बढ़ता है वहाँ पर, जिससे अरब यहूदी तनाव बढ़ जाता है, दंगे और हिंसा घटनाएं होने लगती हैं। अब जो अरब मुस्लिम मानते थे कि ये पूरा क्षेत्र हमारा है ये वाला, और जो यहूदी थे वो मानते थे कि ये हम इसे अपना देश बनाएंगे। तो इसी वजह से अरब मुस्लिमों और यहूदियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। 1948 में क्या होता है कि इजराइल की स्थापना होती है और प्रथम अरब इजराइल युद्ध हो जाता है। यूएनए विभाजन योजना 1947 में यूएनए एक योजना लेकर सामने आता है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव रखा कि 181 के तहत फिलिस्तीनियों को 2 राज्यों में बांटा जाएगा, एक यहूदी और एक अरब राज्य। यहूदियों ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जो अरब नेता थे मतलब अरब मुस्लिम थे उन्होंने इस बात को नहीं माना और उन्होंने लगा कि ये उनकी भूमि का जो बंटवारा गलत तरीके से हो रहा है। मतलब उनका ये मानना था, जो अरब मुस्लिम थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम अपनी जगह पर यहूदियों को क्यों रहने दें। इजराइल की स्वतंत्रता होती है फिर 14 मई 1948 को। जब ये घोषणा की जाती है तब ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पर शासन था इस पूरे क्षेत्र में, और फिर इजराइल वो उनको जब लगता है कि यहाँ पर हिंसक घटनाएं मतलब यहाँ का मामला वो नहीं संभाल पाए थे, तो इस वजह से वो यहाँ से निकल जाते हैं और इजराइल को स्वतंत्र कर देते हैं। डेविड बेन गुरनियान ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की। अगले दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और बाकी देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने युद्ध जीत लिया और यूएनए द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया। फिर यहाँ पर जब ब्रिटिश चले जाते हैं तो जो आसपास इनके देश होते हैं मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सभी इजराइल पर हमला कर देते हैं। जो इजराइल के जो यहूदी थे उनको पता था कि हमने बहुत ज़्यादा अपमान सहा, इसके बाद हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो अपनी पूरी जो ताकत के साथ युद्ध लड़ते हैं और जीत जाते हैं। इसके बाद जो एक यूएनए ने प्रस्ताव दिया था, यूएनए ने जो 1947 में कि यहाँ पर एक अरब और एक यहूदी देश बनाया जाएगा। फिर यहूदी क्या करते हैं, अरब जो इजराइल के लोग इजराइल से मतलब बहुत ज़्यादा जगह पर कब्जा कर लेते हैं और फिर 7 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित होते हैं, जिसे नकबा यानी कि तबाही कहा जाता है। ये शरणार्थी गाजा, वेस्ट बैंक और पड़ोसी देशों में बस जाते हैं। अरब देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी और इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। जो अरब देश है वो इस इजराइल क्षेत्र को स्वतंत्र देश नहीं मानते, उसको मान्यता नहीं देते हैं और फिर इसी वजह से ये तनाव बढ़ जाता है। इजरायली सरकार ने 2022 में सत्ता में आने के बाद बस्तियों का विस्तार किया
उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण इजरायली सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अब देखिए, जो फिलिस्तीन मतलब इजराइल लोग थे वो चाहते थे कि अगर हम इस क्षेत्र में फ़िलिस्तीन को अगर हम बना देंगे तो क्या होगा कि इस क्षेत्र में हमारे लिए जगह कम हो जाएगी, मतलब इस जगह का बंटवारा हो जाएगा। जुलाई 2024 में एक संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल की निरंतर उपस्थिति अवैध है। मतलब जहाँ पर फ़िलिस्तीनियों का कब्जा है उसमें अगर इजराइल एंटर करता है तो वो मतलब कि अवैध घोषित किया जाएगा। इसने कहा कि इजराइल को सभी बसने वालों को वापस बुला लेना चाहिए। यह नस्लवाद और रंग भेद पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन है। असल में अगर आप देखेंगे तो ये असल में अरब मुस्लिम और यहूदियों की लड़ाई थी, जिसमें यहूदी जो थे वो इजराइल क्षेत्र पर कब्जा कर रखे थे और जो फिलिस्तीन था वो अरब मुस्लिम के कंट्रोल में आ गया था। अब देखिए यहाँ पर गाज़ा पट्टी का विवाद क्यों होता है बीच में, गाज़ा पट्टी बीच में कैसे आ जाती है। सबसे पहले देखिए गाज़ा पट्टी है क्या। ये इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर से घिरा हुआ एक भूभाग है। 41 किलोमीटर लंबा है और 10 किलोमीटर चौड़ा है। ये लगभग 2.3 मिलियन लोगों का घर है और पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, जगह थोड़ी है लेकिन ज़्यादा लोग रहते हैं। इजराइल और हमास के बीच हाल ही में युद्ध शुरू हो जाता है और गाज़ा में बेरोज़गारी की दर दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। अब देखिए गाज़ा में क्या हो जाता है, यहाँ पर एक हमास संगठन का उदय हो जाता है। ठीक है, गाज़ा की सीमाएं 1948 के मध्य पूर्व युद्ध के परिणाम स्वरूप निर्धारित की गई थी। तब उस पर मिस्र का कब्जा था। गाज़ा पर मिस्र का कब्जा था। 1967 के युद्ध में मिस्र को गाज़ा से खदेड़ दिया गया था और इस पट्टी पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। मतलब इजराइल ने अब गाज़ा पर भी धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। 2005 में इजराइल ने एक तरफा ढंग से गाज़ा को अपने सैनिकों निवासियों को वापस बुला लिया। हालांकि इससे अपनी सीमा साझा हवाई क्षेत्र तट रेखा पर नियंत्रण बनाए रखा था। मतलब वहाँ पर गाज़ा में जो भी इजराइल की सेना थी, जो भी उनके अधिकारी थे, उनको वापस बुला लिया था। संयुक्त राष्ट्र अभी भी गाज़ा को इजराइल द्वारा अधिकृत क्षेत्र मानता है क्योंकि इस पर इजराइल का नियंत्रण है। अब देखिए गाज़ा पर आज किसका नियंत्रण है, इजराइल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए वाइट कलर का जो है ये क्षेत्र, ये गाज़ा स्ट्रिप है। इस पर अभी इजराइल जो इस पर कब्जा उनका ही है, लेकिन गाज़ा में एक संगठन है हमास जो कि इसको अभी कंट्रोल कर रहा है। हमास ने 2006 में फिलिस्तीनी चुनाव जीता और अगले वर्ष भीषण लड़ाई के बाद प्रतिद्वंदियों को क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। इजराइल और मिस्र ने प्रतिक्रिया स्वरूप नाकाबंदी कर दी, जिसके तहत इजराइल ने उस क्षेत्र में आने वाली अधिकांश चीज़ों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद के वर्षों में हमास और इजराइल ने कई संघर्ष, जिसमें कि 2008 और 9, 2012, 14 में संघर्ष शामिल थे। मतलब हमास ने यहाँ पर बहुत सारे संघर्ष किए। प्रत्येक दौर की लड़ाई में दोनों पक्षों के लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकांश गाज़ा के फ़िलिस्तीनी हैं। मतलब गाज़ा के जो फ़िलिस्तीन लोग हैं वो गाज़ा में ही रहते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने गाज़ा से हमला किया और जिसमें इजराइल में लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 से अधिक लोगों बंदी बना लिए गए थे। अब देखिए सबसे जो गाज़ा और इजराइल की जो बड़ी लड़ाई शुरू होती है वो 7 अक्टूबर को होती है, जब गाज़ा पहली बार जो मिसाइलें फेंकता है इजराइल में। ठीक है, इसके कारण गाज़ा में इजराइल सेना ने बड़े पैमाने पर हमला किया। फिर इजराइल सेना भी इसके बदले में हमला कर देती है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 46,700 से अधिक लोग मारे जाते हैं इसमें, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल होते हैं। इजराइल द्वारा 7 अक्टूबर को हुए इस हमले के दौरान 1 वर्ष पूरे होने के कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र मानवीय एजेंसियों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया कि गाज़ा में भयावह मानवीय पीड़ा और मानवीय तबाही को समाप्त करने की मांग की गई थी। जनवरी 2025 में 15 महीने के युद्ध के बाद इजराइल और हमास युद्ध रोकने तथा इजराइल बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए समझौते पर सहमत हुए थे। अब देखिए हमास क्या है, जिसका अभी कंट्रोल है गाज़ा में। हमास की शुरुआत 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में होती है, जो मुस्लिम भाईचारे के रूप में होती है। इसकी जो संगठन का जो निर्माण होता है, इसका नाम क्या है, इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन।
यह फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल के अस्तित्व का विरोध करता है। मतलब जो फिलिस्तीन, ये बोलते हैं जो पैलेस्टीन एरिया है उस पर अगर इजराइल कब्जा करेगा तो हमास उसका विरोध करेगा। हालांकि उसके समस्त ऐतिहासिक फिलिस्तीन पर अपना दावा त्यागे बिना केवल पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलेम और गाजा में एक अंतरिम फिलिस्तीनी राज्य को स्वीकार करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया। 7 अक्टूबर के हमले से पहले हमास के पास 30,000 लड़ाके होने का अनुमान था, लेकिन अगस्त में इजराइल ने कहा कि उसके बलों ने उसमें 17,000 से ज़्यादा लोगों को मार गिराया है। इस स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। फिलिस्तीनी चुनाव जीतने और प्रतिद्वंदियों को हिंसक तरीके से हटाने के बाद हमास 2007 में गाजा पट्टी का एकमात्र शासक है। मतलब जो फिलिस्तीन चुनाव जीत जाता है हमास, और इसके जो भी दुश्मन होते हैं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, उनको हिंसक तरीके से हटा देता है, जिसमें कि इजराइल भी शामिल था। हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया था? हमास ने इजराइल पर अपने इतिहास का सबसे घातक हमला किया था, जिसमें एक संगीत समारोह में 360 से अधिक युवाओं सहित 1200 लोग मारे गए थे। इस हमले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी, क्योंकि हमास के बंदूकधारियों ने घंटों तक सीमावर्ती समुदायों को निशाना बनाया था और लोगों को बंधक बना लिया था। हमास का कहना है कि यह एक प्रतिरोध आंदोलन है। इस हमलों को दशकों से चले आ रहे इजरायली उत्पीड़न, फिलिस्तीनियों की हत्या और गाजा पट्टी पर सालों से चल रहे नाकेबंदी का जवाब बताया। हमास कहता है कि ये हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो कि हज़ारों सालों से जो इजराइल फिलिस्तीन लैंड पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं, फिलिस्तीनियों पर अपना जो अधिकार, जो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उसके बदले में हमने ये रिएक्शन किया है। जबकि इजराइल हमले से 1 वर्ष पूरे होने की तैयारी कर रहा है, अल हया ने इसे कहकर उचित ठहराया कि उसने फिलिस्तीनियों की दुर्दशा को विश्व के राजनीतिक एजेंडे में डाल दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में ये आवाज़ उठाना जरूरी था, क्योंकि लोगों को बताया जाए कि यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास एक मुद्दा है और उनकी मांगें हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। हमास ने यह भी कहा कि यह हमला इस बात की प्रतिक्रिया है कि इजराइल ने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर पर कब्जा करने की कोशिश की है। अब देखिए, इसमें अगर हम कंक्लूजन निकालें ना, तो ये असल में ये धर्म की लड़ाई चल रही है, जिसमें क्या है कि जो अरब मुस्लिम थे, है ना, जो हमास अभी जो संगठन है जिसका अरब मुस्लिम जो फिलिस्तीन थे वो कहते थे कि ये हमारी जगह है, और जो इजराइल थे वो फिलिस्तीनियों पर कब्जा करना चाहते थे। हमले के पहले का साल वेस्ट बैंक पर कब्जे के मामले में सबसे घातक साल था। मतलब अगर जब सबसे पहले जो हमास ने हमला किया था, यहाँ पर आप मैप में देखिए, ये देखिए हमास कहाँ पर है, ये देखिए गाजा स्ट्रिप में है, और ये वेस्ट बैंक का क्षेत्र है। तो सबसे पहले इसने वेस्ट बैंक क्षेत्र में जो भी हमला किया था वहाँ पर अटैक हुआ था, जो अपनी मिसाइलें फेंकी थी। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में रिकॉर्ड करना शुरू किया था। साल के अंत तक कम से कम 505 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें ज़्यादातर इजरायली सैनिकों और बचने वालों के हाथों मारे गए थे। उसी साल वेस्ट बैंक में 30 इजरायली भी मारे गए थे। सभी फिलिस्तीनी गुट और दल पश्चिमी तट पर इजराइल की मौजूदगी का विरोध करते हैं, साथ ही पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर भी कब्जा करते हैं। वे चाहते हैं कि यह भूमि भविष्य के स्वतंत्र राज्य का हिस्सा बने, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विशाल बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। हमास के हमलों पर इजराइल की क्या प्रतिक्रिया थी? अब हमास ने तो हमला कर दिया वेस्ट बैंक पर, अब इजराइल भी कुछ करेगा। 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया गया था। इसकी शुरुआत हवाई हमले से हुई और उसके बाद ज़मीनी आक्रमण भी होता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का उद्देश्य हमास को नष्ट करना है, बंधकों को वापस लौटाना है और सुनिश्चित करना है भविष्य में इजराइल को कोई खतरा ना हो। इजराइल सरकार ने यह भी कहा है कि हमास के सहयोगी हिजबुल्लाह के हमलों के बाद विस्थापित हुए हज़ारों इजरायली लेबनान की सीमा के पास उत्तरी इजराइल में अपने घर को लौट सकें। गाजा में 46,700 से अधिक लोग, जिसमें अधिकांश नागरिक थे, लड़ाई में मारे गए, जिनसे अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। तो ये इजराइल का कहना है। इजराइल हमास हमले का प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहले देखिए, मानवीय संकट पैदा होता है। ये जो इतना हमले हुए, जो युद्ध हुआ है, इससे क्या हुआ है? सबसे मानवीय संकट,
जन हानि और घायल हुए लोग 7 अक्टूबर 2023 की अगर शुरू में हम देखें तो 44,580 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और 1,05,739 लोग घायल हुए हैं। इजराइल में 1200 लोग मारे गए हैं और 250 से अधिक बंदी बनाए गए हैं। गाज़ा में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। मतलब गाज़ा के में जो लोग वहाँ पर जो विस्थापित हुए हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, उसके उत्तरी गाज़ा और अन्य क्षेत्रों में लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं, लेकिन सुरक्षित क्षेत्रों पर भी हमले हुए हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर आप ये ग्राफ देख सकते हैं। More than 46,000 Palestinians have been killed in Gaza since October 2023। 2023 तक 40,000 से ज़्यादा पैलेस्टीन मारे जा चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं गिनती बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिए 2023 में देखिए इतने 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और अभी देखिए कितने 1,09,731 लोग जो हैं वो मतलब कि मारे जा चुके हैं। और देखिए जो ये ब्लू कलर का इतने लोग घायल हुए हैं। ये 2025 तक की रिपोर्ट है और 2023 तक की ये है। तो देखिए इतने बड़े लेवल पर जो मानवीय संकट पैदा हुआ है। अब देखिए इससे स्वास्थ्य संकट भी बढ़ता है। स्वास्थ्य संकट कैसे? गाज़ा में जो अस्पताल है वहाँ पर बमबारी हुई है। बिजली ईंधन की कमी से जो चिकित्सा हॉस्पिटल है उनकी जो भी सर्विस है वो बंद हो चुकी हैं। 36,000 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2/3 बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। यहाँ पर भूखमरी और संसाधनों की कमी। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अप्रैल 2025 में गाज़ा में खाद्य भंडार खत्म होने की सूचना दी है। अब देखिए जो विश्व खाद्य भंडार है कार्यक्रम है, उन्होंने ये कहा है कि गाज़ा में जो खाद्य भंडार है ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर भूखमरी बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ चुकी है। इजरायली नाकाबंदी के कारण आवश्यक संसाधनों की जो कमी हो चुकी है और धीमी मृत्यु की स्थिति पैदा हो गई है। नवंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि गाज़ा में सहायता और वाणिज्य शिपमेंट अक्टूबर 2023 के बाद से सबसे निचले स्तर पर थे और एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था ने कहा कि उत्तरी गाज़ा पट्टी में अकाल की संभावना आसन थी। जनवरी में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाज़ा में 2 वर्ष से कम आयु के 96% बच्चों और महिलाओं को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। 3,45,000 लोगों को भयावह खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ रहा है और 8,76,000 लोगों को आपातकालीन सत्र की खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। मतलब बहुत बड़े लेवल पर भुखमरी बढ़ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूज़ रोज़ आती हैं, आए दिन ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ सामने आती रहती है कि जो भी इजराइल फिलिस्तीन गाज़ा है वहाँ पर भुखमरी इतने लेवल पर बढ़ चुकी है। अब देखिए ये अपडेट्स आई हैं, हाल ही में आई हैं, जो 2-3 दिन पहले की अपडेट्स है कि अनसीन लेवल ऑफ सफरिंग इन गाज़ा एमिड इजरायली ब्लॉकेज यूएन से। मतलब इजराइल ने जो ब्लॉकेज किया हुआ है नाकाबंदी, उसको लेकर जो लेवल है वो अनसीन लेवल है, जो सफरिंग गाज़ा में जो लोग सफ़र कर रहे हैं। अब देखिए इससे आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। गाज़ा में बुनियादी ढांचे का विनाश हो चुका है। जो मतलब यहाँ के बड़े बड़े शहर थे वो अब खंडर बन चुके हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये वैसी स्थिति, ये वहाँ की स्थिति अभी दिखाई जा रही है। इसको आप ये मत सोचिएगा कि पता नहीं ये सच है या नहीं, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह घर नष्ट हो चुके हैं। समुद्री व्यापार पर असर पड़ चुका है। लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों के हमले ने वैश्विक व्यापार, विशेषकर भारत, यूरोप और अरब देशों के ऊर्जा और आर्थिक हितों को प्रभावित किया। इजराइल में आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। गाज़ा में जो सामाजिक ताने बाने का पतन हो रहा है, हमास के नागरिकों पर नियंत्रण बनाया जा रहा है, लेकिन मानवीय सहायता पर इजराइल का नियंत्रण न होने की स्थिति और जटिल हुए। हमास और हिजबुल्लाह के हमलों ने इजरायली नागरिकों में असुरक्षता की भावना बढ़ाई है। वैश्विक विरोध प्रदर्शन हुए। युद्ध विराम की मांग को लेकर विश्व स्तर पर प्रदर्शन हुए, जिनसे सामाजिक और राजनीतिक बहस को तेज किया जाता है। इससे राजनीतिक प्रभाव भी पड़े हैं। क्षेत्रीय तनाव आपस में बढ़े हैं, जैसे कि लेबनान, हिजबुल्लाह, यमन यानी कि हूती और ईरान तक फैल गया है, जिससे मध्य पूर्वी में अस्थिरता बढ़ चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच 2024 में सीधा संघर्ष शुरू हुआ था। वैश्विक ध्रुवीकरण हुए। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश इजराइल के समर्थक में है, जबकि ईरान, मुस्लिम देश हमास का समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम प्रस्तावों पर मतभेद भी उभर रहे हैं। मतलब अब जो वैश्विक स्तर पर वो देश है ना, अब वो भी बढ़ चुके हैं। एक तरफ तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस साथ दे रहे हैं इजराइल का, तो दूसरी तरफ ईरान और कुछ मुस्लिम देश हैं वो हमास का साथ दे रहे हैं।
इसराइल की जो आंतरिक राजनीति है वो क्या है, नेतन्याहू सरकार पर युद्ध के बाद की योजना न होने और बंधकों को छुड़ाने में विफलता के लिए आलोचना हुई है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ा है इस पर, प्रदूषण और कचरा संकट जो है वो बढ़ रहा है। गाजा में कचरे का ढेर और स्वच्छता की कमी से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बढ़ा है। गर्मी और अपशिष्ट ने स्थिति को और ख़राब कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो खेत है ना, देखिए पूरी तरह से ये भी खंडर बन चुके हैं। संसाधनों का विनाश हो चुका है। बमबारी से जल और बिजली आपूर्ति प्रणालियाँ नष्ट हो चुकी हैं, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय समस्याएं जुड़ी हुई हैं। स्कूल और शिक्षा पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जो 7 अक्टूबर को अगर देखा जाए तो गाज़ा में 564 स्कूल भवन थे। इनमें 534 नष्ट हो चुके हैं और 12 को संभावित क्षति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यूनिसेफ ने अक्टूबर की रिपोर्ट में कहा कि 18 स्कूलों की स्थिति फिलहाल ज्ञात ही नहीं है। मतलब जो स्कूल थे ना वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। फिलिस्तीनी स्कूलों के लिए UNRWA एजेंसी द्वारा संचालित स्कूलों को आपातकालीन आश्रयों में बदल दिया गया है। बड़ी संख्या में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको आश्रय देते और मानचित्रों को स्पष्ट रूप से चिन्हित है, लेकिन उनमें से कई पर बमबारी की गई है, जिनमें कुछ लोगों को कई बार निशाना बनाया गया है। इसराइल का कहना है कि हमलों में हमास के लड़ाके लक्ष्य थे। मतलब इसराइल कहता है कि ये हमास की गलती है, ये हमले जो हो रहे हैं, और दावा है कि इमारतों में छुपते हैं और नागरिक निवासियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसराइल गाजा युद्ध को रोकने के लिए हाल ही के समय में कई कदम उठाए गए हैं। तो उसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मध्यस्थता। UN ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने, युद्ध विराम को लागू करने यानी कि सीज फायर लागू करने की अपील की है। UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में भोजन, ईंधन, दवाई, अन्य आपूर्ति डिलीवरी पर इसराइल के प्रतिबंधों की निंदा की है। मतलब जो भी वहां पर अभी जो भी सहायता पहुंचाई जा रही थी, इसराइल ने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया और तत्काल सीज फायर की मांग की है। विश्व न्यायालय वर्ल्ड कोर्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने सुनवाई शुरू हुई है वहां पर, जहां पर इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने और गाजा में सहायता रोकने का आरोप लगा है। UN और फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों ने इसराइल से मानवीय सहायता की अनुमति देने की मांग की है। हमास की तरफ से युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया है। अप्रैल 2025 में हमास ने बयान दिया है कि गाजा में युद्ध खत्म करना चाहता है और सभी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते युद्ध विराम हो। मतलब कि युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, फिर जो वहाँ पर जो भी बंधक है इसराइली उनको छोड़ दिया जाएगा। यह बयान इसराइल के लगातार हमलों और गाजा में भारी तबाही के बाद आया। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि इस प्रस्ताव पर इसराइल की तरफ क्या प्रतिक्रिया रही होगी और कितना प्रभावी है ये। पहले की जो युद्ध विराम प्रयास अगर हम देखें तो इसराइल और गाजा के बीच एक युद्ध विराम समझौता भी हुआ था, जनवरी में हुआ था 2025 में, जिसके बाद गाजा में एक उत्सव मनाया गया था, लेकिन फिर यह समझौता टूट गया था और इसराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए थे। अक्टूबर 2023 में भी विदेशी नागरिकों को गाजा से निकालने और सहायता पहुंचाने के लिए सीज फायर की कोशिश की गई थी, लेकिन ये असफल रही है। अब देखिए, क्षेत्रीय और वैश्विक दबाव भी बढ़ रहे हैं। कुछ मिस्र और कतर जैसे देशों ने पहले इसराइल को और हमास के बीच उनके बीच शांति की कोशिश की थी, लेकिन यह प्रयासों को प्रयास ये सफल नहीं हो पाए थे। गाजा में बढ़ते मानवीय संकट, भूखमरी और विस्थापन के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसराइल पर गाजा की नाकाबंदी को हटाने का दबाव बनाया है। UNRWA ने 50 दिनों से जारी नाकाबंदी की निंदा की और मानवीय स्थिति को कल्पना से परे बताया है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है यहाँ पर देखिए, 2025 के अगर हम अपडेट्स देखें अप्रैल के अनुसार, तो गाजा में युद्ध विराम के प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं। मतलब अब ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ये बड़े लेवल पर नहीं है, छोटे छोटे अभी ये युद्ध चल रहे हैं कि कहीं इसराइल ने कुछ मिसाइल फेंक दी, उधर गाजा ने। इसराइल की सैन्य कार्रवाइयाँ और गाजा की नाकाबंदी जारी है। मतलब गाजा ने जो नाकाबंदी की हुई है, जैसे कि उन्होंने कुछ इसराइलों को बंधक बना रखा, उन्हें वापस नहीं भेज रहे हैं, जिससे मानवीय संकट और गहरा हो रहा है। हमास और इसराइल दोनों पक्षों की कठोर नीतियों के कारण स्थायी शांति स्थापित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तो इसमें और भी बहुत सारे देश हैं जो इसको मतलब युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच जो भी शांति संधि हो, लेकिन अभी तक जितनी भी शांति संधि हुई हैं उसको अभी तक तो सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि अगर एक बार अगर युद्ध खत्म हो भी जाता है तो दूसरे तीसरे दिन या कुछ हफ्ते बाद ये फिर से मिसाइलें दागना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसी स्थिति अभी हाल फिलहाल में बनी हुई है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या न्यूज़ आती है, मतलब अपडेट्स क्या आएंगी और ये युद्ध अब ख़त्म होता है या नहीं।
अगर आपको अपने जो भी विचार देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।